से लेके 2025 तक 87,000 स्कूलों का डाटा नेट पे अवेलेबल है, जिन्हें डिफरेंट स्टेट्स में बंद कर दिया कि भाई वहाँ पे जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, वो लड़कियां जो अपने ही गांव में स्कूल रहने की वजह से पढ़ने का अधिकार लिए हुए थी, अब उन्हें अपने गांव के बाहर कहीं 5-10 किलोमीटर चलकर किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। कि ये जो मीडिया में रील में छाए रहने की जो एक भावना है, वो भावना इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है सत्तारूढ़ पार्टी की कि उन्होंने जो कैंपेन थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन, उसका 80% फंड अपनी ही पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया है। तो केवल इतना चाहते हैं कि देश में न्यायिक प्रणाली बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम करे। हम ये चाहते हैं कि जब ईडी किसी के ऊपर छापा मारे तो उसका कोई अधिकार हो, उसका कोई एक सिस्टम हो कि वो उसके पास कुछ सबूत हो। ऐसा ना हो कि वो आज किसी को जेल में डाल दे और उसको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद आप जेल से छोड़ें और तब सीबीआई की रिपोर्ट आए, तब ईडी की रिपोर्ट आए कि उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मीडिया किसी इन्फ्लुएंस में काम ना करे, क्योंकि जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हमने राजनेताओं को तो हम बिकते हुए देख रहे हैं। राघव चड्ढा, खुलकर नाम लेने में मुझे कोई परहेज नहीं कि आपने जो है वो एक ऐसा नाम आपने एस्टेब्लिश हुए, आपने बहुत सारे यंगस्टर्स को, जेनजीज को आपने बहुत खुलकर बोलने के सपने दिखाए, और एक दिन आया जब आप कब पलटी मार गए पता ही नहीं लगा। एक कहावत सुनी होगी, अंधा बांटे रेवड़ियां और अपने अपने को दे। तो हमने देश के लिए भी ऐसे अंधों का चुनाव कर लिया जिनका परिवार ही नहीं था। हमें लगा कि परिवार होगा नहीं, तो जब वो रेवड़ियां बांटेंगे तो शायद ठीक लोगों को रेवड़ियां मिल जाएंगी। लेकिन जब रेवड़ियां बनने लगी तो भाई हम तो सनातन परंपरा के लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करने वाले लोग हैं। तो जब हमने वो रेवड़ियां बांटी, बांट क्या दिया? जमीन बांट दी, नहरें बांट दी, नदियां बांट दिए, आकाश बांट दिया, एयरपोर्ट बांट दिए, रेलवे स्टेशन बांट दिए, जंगल बांट दिए, और चुन चुन के ये सब चीजें हमने अपनों को दी। ऐसे अपने जिनके बारे में हमारे पुरखे अपनी किताब में लिख के गए थे, सिखा के गए थे हमें कि भाई जब कभी तुम सत्ता में आओ तो जितनी भी सरकारी संपत्ति है वो संपत्ति अपनों के नाम कर देना, क्योंकि ये रेवड़ियां बाद में बादाम बन जाएंगी, काजू बन जाएंगी जब तुम सत्ता में नहीं होंगे। तो यही काम आज देश में किया जा रहा है। और इसके पीछे अगर हम कटाक्ष करें कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है, चुन चुन के जिन रिसोर्सेज पे बहुजनों का अधिकार था, जिन रिसोर्सेज पे देश के आम नागरिक का अधिकार था, वो रेवड़ियां क्यों अपने अपनों को दी जा रही हैं? तो उसके पीछे कारण दिया जाता है कि भाई देखिए, हम तो देश का भला कर रहे हैं, हम तो देश में जो इंडस्ट्रीज हैं, जो व्यापार हैं, वो व्यापार हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अब व्यापार में भी अगर आप तो मीडिया पर्सोनल है और मैं धन्यवादी हूँ बहुत ऐसे मीडिया का जो खुलकर आवाज को उठाती है, जो बहुजनों की आवाज को उठाती है। आपने सुना होगा कि एक बिजनेसमैन को लंबे समय तक जेल में रखा गया, उनकी कंपनी का अधिग्रहण दिवालिया होने के नाम पर एक बहुत बड़े अपने ने कर लिया। तो ये काम हमारे पूरे देश में इस तरह से चल रहा है कि धीरे धीरे करके, तिल तिल करके हम जिस तरह से मर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता लग रहा कि रोज कितने % मौत हमारे करीब आ चुकी है। और मैं ये कोई
कहावत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये यथार्थ की बात कर रही हूँ कि हमें इस तरह की जो कन्वेंशंस हैं वो कन्वेंशंस करने की ज़रूरत इसीलिए है कि अभी भी कहीं ना कहीं एक बड़ी तादाद, एक बहुत बड़ी जनसंख्या सोई पड़ी है जिन्हें असल मुद्दों की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा। हम तो उलझे हुए हैं घोड़ी पे बैठने के लिए, हम तो उलझे हुए हैं मूंछ रखने के लिए कि भाई हमारी मूंछ नहीं रखने दी जा रही, लेकिन पीछे से कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में जो इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं उन कामों पे हम वो चर्चाएं करते ही नहीं जिन चर्चाओं की जरूरत है हमें। मैं प्रोफेसर हूँ, पढ़ाना काम है मेरा, पढ़ाने से ही, बच्चों से ही मेरी रोजी रोटी है। और जब मैं ये देखती हूँ कि 2015 से लेके 2025 तक 87,000 स्कूलों का डाटा नेट पे अवेलेबल है जिन्हें डिफरेंट स्टेट्स में बंद कर दिया गया, और लगभग इन स्कूलों की तादाद 1 लाख तक पहुंचने पे है। अब आप ऐसे स्कूलों में, ये ज़्यादातर ऐसे स्कूल्स हैं जो ग्रामीण परिवेश के स्कूल हैं। हम एक तरफ तो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और दूसरी तरफ हम ग्रामीण एरिया में जब स्कूल बंद करते हैं तो उस स्कूल बंद करने से उसका फर्क क्या पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि भाई वहाँ पे जो पढ़ने वाली लड़कियाँ हैं, वो लड़कियां जो अपने ही गांव में स्कूल रहने की वजह से पढ़ने का अधिकार लिए हुए थी, अब उन्हें अपने गांव के बाहर कहीं 5-10 किलोमीटर चलकर किसी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ रहा है। और अगर आप देखें तो करोड़ों बच्चे जिनका डाटा बिल्कुल अवेलेबल है, मैं फैक्ट की बात कर रही हूँ कि ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो इस दौरान शिक्षा से महरूम हो चुके हैं। तो क्या हमें नहीं ज़रूरत कि हम जो ये बैकग्राउंड में जो सारी चीज़ें चल रही हैं हम इन पे खुल के बात करें, इनका विरोध करें, इन पर चिंतन करें, मनन करें और देखें कि किस तरह से हम इन सभी चीज़ों का समाधान कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े स्कैम का सीक्वल चल रहा है। सीक्वल तो इन दिनों प्रधानमंत्री साहब जो जिस तरह से उन्होंने पूरे देश को एक जो मेलोडी वाली राजनीति है, मेलोडी की राजनीति में उन्होंने डाल दिया है और खुद ही अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं अपना परिहास बनाने के लिए रील के जरिए से। अगर हम इस बात को देखें तो ऐसे धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी सूचनाएं एकत्र होंगी जहां पे पता लगेगा कि ये जो मीडिया में, रील में छाए रहने की जो एक भावना है, वो भावना इतनी प्रगाढ़ हो चुकी है सत्तारूढ़ पार्टी की कि उन्होंने जो कैंपेन थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला कैंपेन, उसका 80% फंड अपनी ही पब्लिसिटी पे खर्च कर दिया है। हम वीडियोस में देख रहे हैं, हमें ये लगता है कि चर्चा का मुद्दा पक्ष और विपक्ष इस बात को बना रहा है कि भाई कौन कितनी बार विदेश गया, मुझे कोई मतलब नहीं कोई कितनी बार विदेश गया। इस बात से जो पैसा खर्च रही है सरकार वो हमारे टैक्स पेयर्स का पैसा है, मेरा पैसा है, मैं टैक्स के तौर पर वो पैसा सरकार को दे रही हूँ और सरकार को इसलिए दे रही हूँ कि सरकार उनको सार्वजनिक जन सुविधाओं में लगाए। इसलिए नहीं दे रही कि आप अच्छा सा अपना हेयर स्टाइल बनवा के, अपना बहुत अच्छे से फेशियल करा के, बहुत अच्छी सी सेटिंग करवा के आप विभिन्न मेकअप आर्टिस्ट के जरिए से रील के सामने बैठ जाएं और रील बनाने को कहें और कहें कि मैं किसी योजना का 80% फंड अपनी पब्लिसिटी में खर्च कर दूंगा। तो मुझे लगता है कि फिर संयुक्त मोर्चा की नेशनल जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मंच से मैं इस तरह की आवाज उठाऊं। फिल्मों के सीक्वल बनते हैं और कहीं ना कहीं जो माननीय प्रधानमंत्री साहब हैं उनके चलने को, उनके एक विदेशी जमीन पर इस बाहें फैलाकर दूसरे देश के किसी बड़े पदाधिकारी का स्वागत करने को धुरंधर के साथ जोड़ा गया, धुरंधर मूवी के जेस्चर के साथ उसको जोड़ा गया। लेकिन अपने देश में कैसा सीक्वल बन रहा है? अपने देश में सीक्वल्स बन रहे हैं नीट 2024, नीट
पेपर लीक स्कैम पार्ट 1, 2025 नीट पेपर लीक स्कैम पार्ट 2, नीट 2026 पार्ट 3। आपसे जनता का मुंह बंद कर दिया जाता है। आप जनता का मुंह खोलने पे लगाम लगा सकते हैं, आप जनता की फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लगाम लगा सकते हैं, आप जनता के सोशल मीडिया पे लगाम लगा सकते हैं, आप देश में आप हर किसी को रोकने का आपके पास प्रावधान है, लेकिन नीट का पेपर लीक रोकने का आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। ये कैसा देश है? ये कैसा सिस्टम है? ये कैसी सरकार है? और कब तक एक आम आदमी चुप रहकर, खामोश रहकर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कि कहीं ऐसा ना हो सरकार मेरे पीछे पड़ जाए, हम चुप होकर बैठे रहेंगे? एक दिन तो आएगा जिस दिन ये सत्ता, ये सिस्टम चैलेंज होगा। सत्ता तो हिटलर की भी कभी नहीं रही, सत्ता तो हिटलर की भी खत्म हो गई, जिसको एक दिन ये कहा जाता था कि वो विश्व में अजेय है, वो भी खत्म हुआ। तो ये सब कैसे खत्म होगा? सोचने की बात है कि क्या हम सभी जब मन से बोलते हैं तो क्या हम किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं? सच मानिए, नहीं, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं। हम तो देश के आम नागरिक हैं। हम तो केवल और केवल इतना चाहते हैं कि देश में एक फेयर सिस्टम हो। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र हो। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि देश में न्यायिक प्रणाली बिना किसी इन्फ्लुएंस के काम करे। हम ये चाहते हैं कि जब ईडी किसी के ऊपर छापा मारे तो उसका कोई अधिकार हो, उसका कोई एक सिस्टम हो कि वो उसके पास कुछ सबूत हो। ऐसा ना हो कि वो आज किसी को जेल में डाल दे और उसको 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद आप जेल से छोड़ें और तब सीबीआई की रिपोर्ट आए, तब ईडी की रिपोर्ट आए कि उस आदमी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इसका तो साफ मतलब है कि इन लोगों को जिनको जेल में डाला गया और बाद में साक्ष्य होने के अभाव में उनको आपने बरी कर दिया, इसका साफ अर्थ है कि आप केवल और केवल धमकाने के लिए इस सिस्टम में ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमें सॉल्यूशंस की तरफ देखना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से ये जो विभिन्न मंच बने हैं, ये मंच कुछ ऐसी जन भावनाओं को संबोधित करें कि जिससे हम केवल एक दिन कुछ घंटे बैठकर चिंतन मनन करने की अपेक्षा, मंचों से कुछ संबोधित करने की अपेक्षा वास्तव में कुछ अपने अंदर से आंदोलित हो। हाँ, ये आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी जैसा आंदोलन भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? हालांकि देखिए, आपको लगेगा कि करोड़ों, मिलियंस उनके साथ लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन वो मिलियन लोग जब एक सिस्टम में जाकर, जब उन्हें प्रिविलेज मिलता है, जब उन्हें लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार दिया जाता है, वोट का अधिकार, तो वो वहां क्यों फेल हो जाते हैं? अगर ईवीएम झूठ नहीं बोलती, अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जिस टेक्नोलॉजी के जरिए सरकारें बनती हैं, तो यानी हैक कौन हो रहा है? हैक हो रहे हैं हम लोग, हैक हो रहे हैं बहुजन, हैक हो रहे हैं सामान्य नागरिक, जो अपने छोटे छोटे स्वार्थों के वश या छोटे छोटे दबाव में, किसी तरह के डर में वो बातें खुलकर नहीं बोलते, या वोट डालते हैं तो किसी इन्फ्लुएंस में वोट डालते हैं, और हमें एक ऐसे सिस्टम का, एक ऐसी विचारधारा का सामना करना पड़ता है जो विचारधारा आज की तिथि में जनमानस का भला करने में बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। तो मैं जितने भी मेरे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपका धन्यवाद भी करूंगी और आपसे अपेक्षा करूंगी कि जब भी आप अपने सामान्य जीवन में वापस जाएं, तो आप अपने हिस्से की जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करें। बात किसी पार्टी से जुड़ने या टूटने की नहीं है, बात है असल मुद्दों पर गौर फरमाने की। बात है कि हमें कुछ
ऐसा करना पड़ेगा ताकि नंबर 1 जो मीडिया है, मीडिया किसी इन्फ्लुएंस में काम ना करे, क्योंकि जितने भी पत्रकार बंधु हैं, हमने राजनेताओं को तो हम बिकते हुए देख रहे हैं। राघव चड्ढा, खुलकर नाम लेने में मुझे कोई परहेज नहीं कि आपने जो है वो एक ऐसा नाम आपने एस्टेब्लिश हुए, आपने बहुत सारे यंगस्टर्स को, जेनजीज को आपने बहुत खुलकर बोलने के सपने दिखाए, और एक दिन आया जब आप कब पलटी मार गए पता ही नहीं लगा। अब कॉकरोच जनता पार्टी, अब ऐसा ना हो कल को कि कॉकरोच जनता पार्टी को भी कोई प्रलोभन दे और वो भी कल को पता लगे कि बैकग्राउंड में कुछ और था। तो इस सब में अहित किसका हो रहा है? अहित हो रहा है हमारी भावनाओं का, हम सब की भावनाओं का, हम सब मंचों की गरिमा का, कि हम आकर एक स्टेज पर बोलते हैं, मुद्दों को रखते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन मुद्दों पर काम होता है वो काम बहुत ही निराशाजनक काम है। तो मैं सभी से अपेक्षा करूंगी कि वो अपने हिस्से की जिम्मेवारी का निर्वहन जरूर करें। थोड़ी बहुत हिम्मत जनाब अपने में बचा कर रखिए, वरना देश तो बिक ही रहा है, हमारा जमीर, हमारी आत्मा कब बिक जाएगी रातों रात हमें खबर नहीं होगी। इसी आगाज के साथ जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।